गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले ही क्लास में जाना कि डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं अगर हम उसको कंपेयर करें कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ठीक है, तो अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या क्या एडवांटेज होता है अगर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, वो हम इस क्लास में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है ईज ऑफ फॉर्मेशन। मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टार्ट करें, तो क्या उसको बनाना इजीली होगा या उसमें भी कुछ प्रोसेस है, कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, या वो कॉम्प्लेक्स है उसका स्टार्टअप करना? तो नहीं, वो इजीली क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। उसको ईज ऑफ फॉर्मेशन मीन्स कि हम बहुत ही इजीली अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इट इज क्वाइट इजी टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, इसमें ये कह रहा है कि अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हैं या अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बहुत प्रोसेस नहीं है जिसको करना पड़ता है, या ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमें आसानी ना हो कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने में। हम बहुत ही आसानी से कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास एनी 10 एडल्ट हो। मीन्स अगर 10 एडल्ट लोग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कैन जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव मीन्स कि जब 10 एडल्ट्स मिलते हैं, तो वो अपने आप ही क्या बन जाता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। Very little time and less money required to get a cooperative registered means कि बहुत ही कम समय और बहुत ही कम पैसे में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं खुद को रजिस्टर कराना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो हम बहुत ही इजीली करवा सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, 10 एडल्ट्स हैं और मुझे बहुत समय नहीं लगेगा। मीन्स बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत पैसा नहीं लगता, बहुत कम पैसों में बहुत कम समय में हम अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। The legal formalities are very few मीन्स बहुत ही कम चीजें होती हैं जो लीगली करना रहता है, जैसे रजिस्टर्ड करवाना, नॉट कंपल्सरी बट बहुत कम है। बहुत कुछ कम चीजें हैं जो हमें करवानी पड़ती हैं, पर इसका प्रोसेस जो होता है बहुत इजी होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि नहीं बहुत मुश्किल होगा इसको बनाने में। ठीक है, फिर आता है अपना ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप मीन्स सबसे पहले तो हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत कम समय लगता है, बहुत कम पैसे लगते हैं। बस 10 एडल्ट चाहिए अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक उसी तरह दूसरा पॉइंट है ओपन मेंबरशिप मीन्स कि मेंबरशिप का क्या कंडीशन है। मतलब अगर कोई भी मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना चाहता है, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ना चाहता है, तो उसका क्या मतलब रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा, या क्या फाउंडेशन है। तो देखेंगे एनी पर्सन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स जिस चीज के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है, अगर उसका उसी चीज में इंटरेस्ट है, मतलब जो सोचकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट किया गया है, और सामने वाला जो उसका मेंबर बनना चाहता है, अगर उसका भी इंटरेस्ट सेम है, कॉमन है, तो ही वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या कर बन सकता है, मेंबर बन सकता है। तो मेंबर बनना बहुत आसान है, बस वो एडल्ट होना चाहिए और जो उसका इंटरेस्ट है वो कॉमन होना चाहिए। मतलब जिस चीज के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है, वो उसी चीज के लिए इंटरेस्टेड हो कि हाँ हमें भी ये चीज करनी है। फिर cooperative society क्या है, and can leave the society at his own pleasure। और अगर वो चाहता है कि वो उस सोसाइटी को, उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े, तो वो इजीली छोड़ सकता है। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि अगर आप आ गए हैं तो आपको इतने टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, आपको इतने सारे लॉसेस भरने पड़ेंगे, या कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। बस क्या करना रहता है कि एक नोटिस देना पड़ता है कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सोसाइटी को छोड़ना चाहता हूँ। बाकी और कोई प्रोसेस नहीं है।
No discrimination is made on the basis of the caste, creed, religion or political affiliation. Means there is no discrimination. Means अगर कोई भी हम ये सोचते हैं कि अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मेंबरशिप देने के लिए हम उनके कास्ट के बेसिस पे जाएंगे, हम उनके क्रीड के, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बेसिस पे जाएंगे, तो नहीं, हम उनके किसी भी बेसिस पे किसी को हम अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप नहीं देते हैं। यहाँ पे जो भी चाहे वो यहाँ की मेंबरशिप ले सकता है, बस वो एडल्ट होना चाहिए। बाकी और कोई भी चीज नहीं है जिसके बेस्ड पे हम इसमें मेंबरशिप देते हैं। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ शेयर इज लो, इवन पुअर पर्सन कैन बाई इट। मीन्स जो कॉस्ट है होती है, जैसे शेयर्स में क्या होता है, जो हमारा कंपनी होता है उसमें शेयर्स हम लेने जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक फिक्स रेट होता है। चाहे आप गरीब हो चाहे आप रिच हो, जैसे भी हो आपको उस फिक्स रेट पे ही शेयर्स मिलेगा। मतलब अगर आपको 10 रुपए बताया गया है कि एक शेयर का पैसा 10 रुपए है, तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, तभी आप उसके शेयर्स ले सकते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कम रेट होता है। ऐसा होता है कि कम से कम जो लो या इवन पुअर पर्सन है वो क्या कर सके, इसकी मेंबरशिप को परचेज कर सके। फिर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे पहले क्या था, फॉर्मेशन करना आसान होता है, बहुत ही इजीली बना सकते हैं, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, कैंडिडेट्स को लाना, अपनी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेनी है। दूसरा, ओपन मेंबरशिप है, जो चाहे वो यहाँ की मेंबरशिप ले सकता है, बस वो एडल्ट होना चाहिए। फिर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन दिस सोसाइटी। मीन्स जितना उनका शेयर है उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1 रुपए का भी शेयर खरीदा है तो आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे करने की जरूरत है, नहीं। जितना आपने शेयर लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइबिलिटी देना पड़ता है। फिर आता है शेयर इन द सोसाइटी, देयरफॉर द रिस्क फेस्ड बाय एवरी मेंबर इज लिमिटेड। मतलब जो भी रिस्क होगा वो सब फेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग का लाइबिलिटी रहता है, नहीं, सबका लाइबिलिटी रहता है, बट अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स। जितना उन्होंने शेयर्स ले रखा है बस उसके अकॉर्डिंग इनको क्या करना रहता है, लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है। ठीक है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो, अगर कोई भी मेंबरशिप को कुछ भी, किसी भी मेंबर को कुछ भी हो जाता है, तो क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रहेगा, स्टेबल रहेगा? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी का एक ही मेंबर होता है और उस मेंबर को कुछ हो जाता है, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो प्रोप्राइटरशिप है, जो हमारा बिजनेस है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है कि पार्टनरशिप में क्या है, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे मेंबर है, कोई भी पार्टनर को कुछ होता है तो हमें दोबारा से अपनी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, दोबारा से हमें सारा डीड तैयार करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा कंडीशन है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मीन्स अगर हम अपने आप को रजिस्टर करवा लें, अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। तो अगर किसी भी मेंबर को कुछ होता है तो उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रहेगा, उसे बंद करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसलिए आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या बन जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू रह पाता है। एंड द डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब अगर किसी भी मेंबर का डेथ हो जाता है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे डिसीजंस किसी के बाउंडेशन या किसी के अंडर में रहकर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे जैसा चाहे वैसा डिसीजन बन सकता है मेंबर्स के अकॉर्डिंग। जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो मेंबर्स जैसा चाहते हैं वैसा रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और उसी को फॉलो करना पड़ता है। सारे मेंबर्स मिलके
क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या दिया है, मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फुल्ली डेमोक्रेटिक। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो फुल्ली डेमोक्रेटिक है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। एवरी मेंबर हैज एन इक्वल वोट और अ वॉइस इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कैपिटल। ऐसा नहीं है, इसमें ये भी चीज है कि सबका इक्वल वॉइस इक्वल वोट। इक्वल वॉइस इक्वल वोट का क्या मतलब है कि यहाँ पे किसी कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने किसी ने 10,000 दिया है और किसी ने 80,000 दिए तो उस 80,000 वाले का वो ज्यादा डिसीजन ले सकता है, वो जो बोलेगा वही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चाहे जो भी अमाउंट है, कैपिटल का कोई भी अमाउंट हो, पर वो अगर मेंबर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पास इक्वल राइट है कि वो भी अपने डिसीजन रख सकता है। अगर अगर सामने वाला रख रहा है तो वो उसके पास भी ये राइट है कि वो भी अपने डिसीजन रखे। तो वही कह रहा है, एवरी मेंबर हैज एन इक्वल वोट। सारे मेंबर्स के पास इक्वल वोट होता है, इक्वल वॉइस होती है, इसके कैपिटल के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे सारे मेंबर्स के इक्वल राइट्स होते हैं। कंट्रीब्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वोट। और यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल्स, किसके बेसिस पे, कौन से प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वन मैन एंड वन वोट। ठीक है। फिर आता है इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग में क्या है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ट्रांसफर टू अ जनरल रिजर्व एवरी ईयर। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 10 मेंबर्स मिलके एक अपना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ इसीलिए ताकि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, उनको अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो यही चीज है कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता है, वैसे तो उसका मोटिव प्रॉफिट का होता नहीं है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, यहाँ पे मोटिव सिर्फ इसलिए होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करें। खुद से ज्यादा पहले लोगों की सोच नहीं होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में खुद के बारे में ना सोचकर लोगों के बारे में सोचते हैं कि हम उनको जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके लिए सेटिस्फाइंग हो, बेनिफिशियल हो, उनको फायदा करे, उनको अगर जरूरत है तो उनकी जरूरत को, उनकी नीड्स को फुलफिल करे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व में हर साल। फिर आता है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग में क्या होता है, फंक्शंस, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे फंक्शंस होते हैं वो, तो उसका कॉस्ट क्या होता है, वेरी लो होता है। द ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफर ऑनरेरी सर्विसेज। मीन्स जो हमारे ऑफिसर्स या जो भी चीजें होती है, जो भी मैनेजमेंट का काम होता है, वो बहुत ही हॉनरी सर्विसेज में किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है। ठीक है। तो इसी की वजह से ये क्या थे, 4, 5, 7 पॉइंट थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।